नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और आज हम बात करने वाले हैं देश में उस बदलते इतिहास की। आज हम बात करने वाले हैं देश के उस बदलाव की जो देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक शायद संभव नहीं हो पाया। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण की तो एक बड़ी उम्मीद के साथ देश की जनता ने उन्हें समर्थन दिया था। बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। उस सरकार की उम्मीद इतनी थी, उस सरकार से आम जनमानस को उम्मीद इतनी थी कि जिसको लेकर पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई थी। दोबारा 2019 में भाजपा की सरकार बनी और उनके एजेंडे में 3 मुख्य मुद्दे थे। पहला, राम मंदिर। राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ है। दूसरा, धारा 370। धारा 370 को लेकर कश्मीर में कई सालों से विवाद उत्पन्न था, जिसको इस मोदी सरकार ने समाप्त किया। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी भी अतीत के गर्त में पड़ा हुआ है, लेकिन अब जिस तरह की हवा और जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार उस अपने तीसरे मैनिफेस्टो में दिए हुए तीसरे मुद्दे को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? चलिए मैं आज आपको उसकी वजह बताता हूँ। वजह यह है कि जिस तरह से पूरा विपक्ष एक भाजपा यानी कि मोदी सरकार को घेरने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत कहें या एक दूसरे को हमेशा उंगली करने वाले यानी कि एक दूसरे पे सवाल खड़ा करने वाले कांग्रेस, आरजेडी, ममता बनर्जी, लालू यादव, ये सब के सब, इवन यहाँ तक कि केजरीवाल तक, जो कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते थे, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहते थे, ममता बनर्जी से रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उन्होंने अपने अंदर बदलाव किया। आम आदमी पार्टी की सरकार कहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पलटते 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 अंत में जाकर उसी राजनीतिक खेल में शामिल हुई। ये सब एक मंच पे दिखे। ये एक मंच पे दिखने का मेन मकसद, मेन कारण सिर्फ इतना था कि मोदी को रोकना। लेकिन जिस तरह से अमेरिका से वापस आने के बाद जो अंदाज मोदी का अमेरिका में नज़र आया, जो अंदाज उनका एयरपोर्ट पे नज़र आया, जो अंदाज रात को दिल्ली पहुंचते ही सवेरे कैबिनेट के मंत्रियों के संग गुस्से में जो अंदाज नज़र आया, उसके बाद भाजपा कार्यालय के अंदर जिस तरह से उन्होंने बैठकें की, बैठकें करने के बाद फिर भोपाल के अंदर जिस तरह वो गरजे, उससे कहीं ना कहीं विरोधियों को साफ संदेश मिल गया। कुल आंकड़ा मोदी सरकार ने अन्य विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार का जो दिया वो 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। ऐसे में साफ संदेश रहा देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी का कि किसी का भी हिस्सा होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, हिसाब सबका होगा। यानी कि अपरोक्ष रूप से एक धमकी विपक्ष को दी गई, जिसका नतीजा ये रहा कि केजरीवाल मोदी के समर्थन में आ गए। केजरीवाल मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से अप्रोच करते रहे, राहुल गांधी ने उन्हें वक्त नहीं दिया, लेकिन केजरीवाल आखिरकार किसी मामले पर मोदी के समर्थन में आ गए। वो कौन सा मामला था? कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड को लेकर राजीव गांधी तक ने हर्जाना भुगता है। आपको बता दूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून को लेकर राजीव गांधी ने साफ कहा था कि हलाला का जो कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए है वो गलत है, जिसको लेकर राजीव गांधी की सरकार तक गिर गई थी, चुनाव तक हार गए थे। अंत में दोबारा फिर जब वो प्रधानमंत्री बने तो अपने उस बयान से वो पलट गए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून का उन्होंने समर्थन कर दिया। अब मोदी सरकार अपने इस अग्निपथ में पास हो पाएगी, यानी कि 2024 में चुनाव जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो कॉमन सिविल कोड कानून मोदी सरकार लाने की तैयारी कर रही है, इसको लेकर विपक्ष की नींदें हराम हो चुकी हैं। विपक्ष के सभी घटक दल इस बात से परेशान हो चुके हैं कि अगर मोदी ने कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया
तो हमारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। कई मौलाना देश छोड़ के भागने को मजबूर हो जाएंगे जो आए दिन फतवा जारी करते थे। कॉमन सिविल कोड को समझने की ज़रूरत है। कॉमन सिविल कोड में देश का हर नागरिक, उसके ऊपर समान कानून, समान व्यवस्था लागू होगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। ये सीधी सीधी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉमन सिविल कोड है। उसके अंदर की चीज़ों में हम लोग ना जाएं क्योंकि वो कानूनविदों का काम है। 14 जून 2023 कानून की कमेटी ने, लॉ कमीशन ने देश के नाम एक गज़ट जारी किया है जिसमें 14 जुलाई 2023 तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लॉ कमीशन के गज़ट जारी करने के बाद एक साफ संदेश माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कॉमन सिविल कोड को देश में लागू करना अब आसान हो गया है। ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को कह रहे हैं। सभी विशेषज्ञों का कहना यही है कि सदन की पहली बैठक, यानी कि अगला जो सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली बैठक नए संसद भवन में करेंगे और उस नए संसद भवन में ही मोदी अपना पहला बिल, यानी कि कॉमन सिविल कोड के बिल को पेश करेंगे। इसमें एक बड़ी बात जो है, मोदी को किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक ने इस मसले पर भाजपा सरकार का समर्थन कर दिया है। तो उसकी वजह से भाजपा सरकार के लिए इस बिल को पास कराने का जो रास्ता था, जो परेशानियां थी, वो हल हो चुकी है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि 2024 में विरोधियों को पस्त करने के लिए मोदी ने 2 रास्ते अपनाए। पहला ये कि उनके भ्रष्टाचार का जो बही खाता था, चाहे वो चारा घोटाला रहा हो, चाहे वो लैंड फॉर जॉब रहा हो, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम रहा हो, उन सारे खाकों को लेकर कहीं ना कहीं दबी जुबान में किसी का नाम लेने की बजाय मोदी ने साफ संकेत दिया कि तुम सब जितना इकट्ठा हो लो, भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार करने वाला जिसका जितना भी हिस्सा रहा हो वो बचेगा नहीं। एक संकेत वो रहा। दूसरा संकेत ये रहा कि कॉमन सिविल कोड जो लागू होगा उसको लेकर सभी विपक्षी दल के अपने अपने मत रहे। कभी भी कोई इसके समर्थन में नहीं आया कि ये कानून लागू किया जाए, लेकिन इस कानून के लागू होते ही एक तीर से कई निशाने होने वाले हैं। मोदी के लिए मुस्लिम पक्ष भी, कुछ राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जाए जो राजनीति में रुचि रखते हैं, कुछ मौलानाओं को जिनकी अपनी दुकानें चल रही थी उनको भी छोड़ दिया जाए। हम सीधी सीधी भाषा बात करते हैं। लेकिन आम जनता, आम महिला जो भुक्तभोगी रही है सब जो अपने धर्मों के कानून हैं उनको लेकर, वो सब कहीं ना कहीं भाजपा यानी कि मोदी को समर्थन देते नज़र आएंगे। अगर ये चीज़ हो पाती है, अगर वास्तव में ये चीज़ हो पाती है, तो क्या 2024 में मोदी के लिए उनका रास्ता, यानी कि तीसरी बार हैट्रिक लगाकर प्रधानमंत्री बन पाने का रास्ता आसान हो पाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। और कुछ विषयों को लेकर कल फिर मैं आपके सामने आऊँगा और अधिक चीज़ों पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जितनी पुरानी ये पार्टी है उतना ही पुराना और तगड़ा रिश्ता इसका घोटालों के साथ है। सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी खुद कांग्रेस की रकम गिनवा रहे हैं और ये रकम कितने लाख करोड़ की है वो भी देखिए। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो।
इसके बाद नंबर आता है आरजेडी का। ये तो आप जानते ही हैं कि चारा घोटाले में लालू जी जेल जा चुके हैं और कई केस चल रहे हैं, सजा आगे भी हो सकती है। लैंड फॉर जॉब मामले में भी लगातार कार्रवाई चल रही है। आरजेडी पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है वो भी देखिए। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है।